बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ उसकी तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम PJ मीर साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब, और हमारे सीनियर साथी इस्लामाबाद में मौजूद हैं जनाब सलीम बुखारी। आज मामला वही अफ़गान सफ़ीर की बेटी का अगवा का मामला है, और एक अच्छी खबर है और उस पर मैं समझता हूँ हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इमरान खान ने अपनी टीम को कहा कि तैयारी करो 2023 के इंतखाबात की, मेंबरशिप करो, लोगों के पास जाओ, नए लोगों को शामिल करो। इट्स वेरी पॉजिटिव मूव फॉर ए पॉलिटिकल एक्शन। अगली खबर है, शहर में वही मसला है कि बल्दियाती निज़ाम तो है ही नहीं है, उसको तो हमने माना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको भी अमल करने को हम तैयार नहीं हैं। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पूरा शहर जो है बारिश की वजह से कीचड़ में भरा हुआ है, और ऊपर से आपको पता है ये जो ईद है इसमें जो बकरियाँ हैं, गाय भैंसें, ऊँट हैं, ये सड़कों के किनारे पे भी खड़े हैं, लोगों के घरों के बाहर भी खड़े हैं। और बस मत पूछिए कि क्या बदबू होगी। मैं ज़्यादा तफसील में जाके जो बैठे अफसरान हैं उनका मूड ख़राब नहीं करना चाहता। बहरहाल इसमें लोगों को अजियत है। और फिर इसके बाद जो अहम खबर है, अच्छा इंग्लिश ड्रेस पहनते हैं। क्रिकेट के भी बहुत शौकीन हैं, न सिर्फ शौकीन हैं, क्रिकेट के को जानते हैं। तो इनसे बात करेंगे। अगर मुझे इजाज़त दें आप, और बुखारी साहब मुझे अगर इजाज़त हो तो मैं शुरू कर दूं आज। जी प्लीज़ कीजिए। अच्छा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मामला शेख रशीद साहब ने आज बड़ा इम्पोर्टेंट किया। शेख रशीद साहब आज कुर्बानी के लिए 3 ऊँट खरीदने गए थे, और उस ऊँट खरीदने के बाद उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैंने तो इस बात का फैसला कर लिया है कि ये जो खातून का मसला है, जो बेटी का मसला है, बेटियां सबकी संजी होती हैं। ये उन्होंने पंजाबी में कहा, यानी उर्दू में कहा। जो मेरे तक पहुंचा वो है कि बेटियां सबकी अच्छी एक जैसी होती हैं। उन्होंने कहा जो बेटी का मसला वो अगवा नहीं है, वो कन्वेंस है एज ए वज़ीर दाखिला के तौर पर। और उन्होंने कहा है कि अब जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब दफ्तर ख़ारजा की जिम्मेदारी है कि उसको डट जाना होगा इस पॉइंट के ऊपर, और वो आई बाई नहीं करनी होगी उनको, जिस तरह उन्होंने दासू के मामले में आई माई की। और उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैंने बता दिया ये अगवान नहीं है और ये कुछ और ही मामला है। तो ये मामला है अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा। इसके अलावा आज सुबह नमाज़ पढ़ रहे थे, ईवान सदर में एक रॉकेट कहते हैं गिरा, लेकिन मैंने और जावेद ने वो फुटेज देखी है। वो 2-3 आदमी खड़े हुए, बाकी तो सजदे में थे। यहाँ तो उनका जो वो है मोहब्बत अपने दीन से इतनी ज़्यादा गहरी थी कि जज्बा ईमानी इतना मजबूत था पीछे कि वो उठे नहीं। सिर्फ 3 आदमी में जिनकी ड्यूटी होगी, साथ वो सिक्योरिटी होंगे, वो ज़रा अलर्ट हुए। वो इस किस्म का रॉकेट था कि कहीं रॉकेट का धुआं वगैरह नज़र नहीं आया। ये वाक़या हुआ। और इसके साथ ये कि अफ़गानिस्तान के शमाल में तालिबान की पेशकदमी की खबरें आ रही हैं। तो मुझे तो इस मामले में इतना ही कहना था। और अब बुखारी साहब आप ज़रा हमारी मदद करें इस मामले में। जी आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा कुछ इसमें ऐड करने की। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि हमने कल के प्रोग्राम में भी और उससे पहले भी एक दिन, अगर आपको याद हो, अफ़गान सफ़ीर की बेटी का जो अगवा है उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया था। और हम लोग इस नतीजे पर ज़रूर पहुँच गए थे कि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, उसके लिए बहुत से जो सेक्टर्स कह लीजिए, मुल्क कह लीजिए, या स्टेक होल्डर्स कह लीजिए, वो इन एक्शन हैं। और इस तरह की साजिशें जो हैं वो हमेशा ऐसी सूरत हाल में होती हैं। अफ़गानिस्तान में हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है। हिंदुस्तान का रोल वहाँ से ख़त्म हुआ, इस पर भी कल हमारा ऑलमोस्ट कंसेंसस था। इसलिए वो कोई भी हरकत करने के लिए तैयार है जिससे पाकिस्तान को हजीमत उठानी पड़े। और मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का अगवा है, ये भी कहीं ना कहीं बैठ के प्लान हुआ है, और उसको एक्सिक्यूट करने में ज़ाहिर है गलतियाँ हुई हैं। और इसीलिए ये शेख रशीद साहब इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि ये अगवा नहीं है, ये सारी ड्रामाबाजी है। बहुत सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं। 2 दिन पहले ये इस वाक़े से अमेरिका से वापस तशरीफ़ लाई थी उनकी बेटी। और फिर एक सफ़ीर की बेटी जो इतने सेंसिटिव, जो जंग से 2-4 है मुल्क, उसकी बेटी जो है, जिसके ख़िलाफ़ ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान के खैर खा नहीं हैं, वो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के टैक्सी के अंदर न सिर्फ एक टैक्सी बल्कि 4 टैक्सियाँ तब्दील करके वो ट्विन सिटीज़ में ऐसे रोम अराउंड कर रही है जैसे पिकनिक के लिए बाहर निकली थी। तो ये सारा कुछ जो है ये इस तरफ इशारा करता है कि कहानी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। तो एक तो शेख रशीद का बयान इसके बारे में चूंकि बिल्कुल वाज़े है, लिहाजा इसके ऊपर इससे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 बातें और मैं करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त देंगे जल्दी। वो ये कि इमरान खान ने आज बहुत अच्छी बात की कि
ज़ल्मे खलीलजाद जो अफगानिस्तान के ऊपर स्पेशल नुमाइंदे हैं अमेरिका के, उनको दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि कोई भी हुकूमत बाहर से अफगानिस्तान में इम्पोज नहीं की जा सकती। कोई सूरत ऐसी नहीं है सिवाय इसके कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जो यहाँ क़याम अमन की कोशिशों को तक़वियत दे और 4 दहाइयों से जो मुल्क जंग ज़दा है उसको इससे निजात मिल सके। और ये रॉकेट जो बरसा है, ये मैंने और ये पीजे ने दोनों ने सदारती महल देखा हुआ है, हम वहाँ गए थे। ये इतना प्रोटेक्टेड है, ये इतना सेफ है कि रॉकेट बरसने से अगर वो उठ के नमाज से भागे नहीं है तो इसमें कमाल जो है उनकी जुर्रत और बहादुरी अपनी जगह होगी, लेकिन दरअसल ये वेरी वेल प्रोटेक्टेड ईमान की ताकत है उसको आप नहीं मानते? मैं ईमान की ताकत को तो मानता हूं, लेकिन मैं वो जो बड़ी बड़ी फसीलें उसके चारों तरफ है उनकी कुव्वत को भी मानता हूं। अब ये जो बात नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल खलील के हवाले से जो बात की प्राइम मिनिस्टर, और वो बात सर मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्या हो सकता है सेटलमेंट? क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो रोल था वो दोहा तक था। अब हमारा रोल, अगर हम रोल जाके डालते हैं अपना कोई रोल, तो फिर इंडिया कहेगा मेरा रोल भी हो, फिर चाइना कहेगा मेरा रोल भी हो, फिर रूस कहेगा मेरा रोल भी हो। मुझे समझाएं कि करें क्या फिर? देखें, ये पहली स्टेटमेंट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि आप कोई भी हुकूमत वहाँ इम्पोज नहीं कर सकते। आपने की और उसका रिजल्ट आज आपको सामने नजर आ रहा है। तालिबान किस तरह इन्फिल्ट्रेट कर गए राइट इन, देर कमिंग इन टू काबुल बिकॉज दे डोंट सी इट एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दे सी इट एज अ पपेट गवर्नमेंट ऑफ द अमेरिकन्स। तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी लॉजिकल चीज़ की है। अगर आज आप इम्पोज करेंगे, अगले 10 साल के बाद आप यही भुगतेंगे जो आज अब आप शुरू हो गए। 1 महीने की बात है, सिर्फ 1 महीने की बात है। आज प्रोग्राम का टाइम भी नोट कर लें, डेट भी नोट कर लें। 1 महीने के अंदर जो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट होगी, द तालिबान विल बी राइट इनटू द सेंटर फिर क्या ना, ये तो सर ये तो हो गया ना हमारा तजिया। अब जो ऑफर प्राइम मिनिस्टर ने की है उस ऑफर को अमली शक्ल कैसे दी जाए? ये तो अब अमेरिकन को दे हैव टू टेक इट सीरियसली। पाकिस्तान तो एक हिस्सा है ना हिस्सा ऑफ दिस इशू, लेकिन जावेद प्लीज, जावेद, मैंने 3 कहा, मैंने कहा सिर्फ हम हिस्सा नहीं है, फिर भारत भी हिस्सा बनेगा, फिर चाइना भी बनेगा, फिर रूस भी बनेगा, और फिर ईरान भी बनेगा। हुआ क्या है, हुआ ये है कि पाकिस्तान, जब ये दोहा की डिस्कशन हो रही थी, तालिबान को पाकिस्तान ने बिठा दिया अमेरिकन के साथ, और पाकिस्तान और तालिबान का एक ही व्यू पॉइंट था कि जो आपने इधर पपेट हुकूमत बनाई है, इसकी जगह पे जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, जो दूसरे ग्रुप हैं जिनको हम गिनते ही नहीं हैं, जिसमें रशीद दोस्तम भी शामिल है, फिर उस्ताद अता भी शामिल हैं, हक्कानी भी शामिल हैं, और बहुत से लोग हैं। ये लोग शामिल हैं, उज़्बेक शामिल हैं, उनको किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। नहीं, मैं आता हूँ, मैं आपके इंटरनल मामले की तरफ ही आ रहा हूँ, मेरे नहीं, मैं अफगानिस्तान के। तो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट ये था कि बिफोर द अमेरिकन लीव एग्जिट प्लान देने से पहले इधर एक इंटरम सेटअप बनाए, वो पॉलिटिकल सेटअप बनाए जिसमें तमाम ग्रुप्स के स्टेक हों, जिसको अशरफ गनी ने और अब्दुल्ला ने, जो उनकी नेगोशिएशन टीम के हेड हैं, उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया, और अमेरिकन ने किया। खूबसूरती ये की कि जब फाइनल राउंड ऑफ एग्रीमेंट हो रहा था, पॉसिबल है, नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जब तालिबान और अमेरिकन बैठे, उसमें पाकिस्तान को आउट कर दिया गया, और दोनों ने अपनी अपनी जो भी डील करके निकल गए। देखिए, आप अपने घर को पहले देखो, ये फ्रंटियर का एरिया उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना अफगानिस्तान में। हमने उसको ख़त्म करके खैबर पख्तूनख्वा में ले आए। आपने पैसिफाई किया ना पूरे एरिया को, आप तो उसको अप्रिशिएट ही नहीं करता कि आपने हर चीज को कर दिया। उसकी नुमाइंदगी होगी असेंबली के अंदर, पहले वो पपेट बैठता था। यही बात हो रही है तो ना? आज हम अफगानिस्तान में भी कर सकते हैं, यही बात कर रहे हैं। हमारा व्यू पॉइंट सिंपल है कि तमाम स्टेक होल्डर शामिल हों, तभी अमल होगा। मुझे ब्रेक पे जाने, मैं सिर्फ आपका थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूँ। ये जो हम तजवीज़ कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्या ये मुमकिन है? देखिए, गुजारिश ये है, मेरे ख्याल से अब सूरत हाल अफगानिस्तान में इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि जो बाहर के बैठे हुए लोग हैं, जिनका बराह रास्त वहाँ कोई स्टेक नहीं है, उनके लिए अब ये तय करना मुश्किल है कि अफगानिस्तान में या काबुल में कौन सी हुकूमत बनेगी। 2 बातें बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए। पहली बात तो डिक्टेशन देने की पोजीशन में ना अमेरिका है, ना भारत है, ना और कोई है। ये सिर्फ तालिबान देंगे वहाँ, इसलिए कि तालिबान अब वहाँ किसी गिफ्ट के नतीजे में नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एक वॉर लड़के
कॉन्करर के तौर पे आ रहे हैं, तो स्टेक तो सबसे ज्यादा उनके हैं नहीं, और बुखारी वही साहब, डिटरमिन हबीबुल्लाह करेंगे। साहब और जो ये उनके खुशी की बात है, तालिबान लास्ट के बात हेड हैं, लास्ट उन्होंने जुमला अर्ज बड़ी करूं, क्लियर स्टेटमेंट दी है कि मुझे एक आखिरी बात मैं अर्ज कर ब्रेक दूं, पे जाना वो ये है। है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बनाएंगे, बल्कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन बुखारी साहब। हुकूमत में होगी। इसके अलावा कोई चीज काबुल में काम करने नहीं जा रही, ये मैं आपको हतमी लफ्ज कह रहा हूं। ख्वाजात मैं जा रहा हूं ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजात। अब बात हम कर रहे हैं इलेक्शन 2023 के बारे में। इमरान खान ने अपने साथियों को कहा तैयारी करें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासी जमातों को इलेक्शन की तैयारी बहुत पहले करनी चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शन को मैं इसलिए इलेक्शन के तौर पे लिया जाए कि चूँकि हम इक़्तिदार में हैं, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, अपनी मर्ज़ी के लोग लगा लेंगे, अपनी मर्ज़ी का पैसा दे देंगे और लोगों को कहेंगे मैं वोट दे दें। ये नहीं चाहिए हमें जमहूरियत में, ना ही जमहूरियत इस तरह चल सकती है। इमरान खान जो सोच रहा है कि दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी एक सबक है। दूसरी सियासी पार्टियों को भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। इलेक्शन कल होते हैं, परसों होते हैं, बहस को एक तरफ रखते हुए जाएं, यूनियन काउंसिलों की सतह पर जाएं, तहसीलों की सतह पर जाएं, शहरों की सतह पर जाएं, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें। पार्टी अगर है ऑर्गेनाइज है उनको और तेज़ करें, उसमें नया ब्लड लेके आएँ। हर आदमी को ये चाहिए कि जो उसके हल्के के अंदर इलेक्शन के तरीक़ेकार है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको अभी से सोचने के लिए काम करे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने ये बात कह के बाकी सियासी जमातों को भी मौका दिया है कि वो कुछ करें। ये तो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी अब दोस्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जी हाँ, बात पता क्या खान साहब, जो इमरान खान ने बात की है, इमरान खान के लिए ये बात करके भी सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान के लिए वो खुद हैं। क्योंकि अगर ये खुद हुकूमत में हैं और अगर इन्होंने आने वाले जो 1.5 साल है या 2 साल हुकूमत के बचे उसमें रिफॉर्म्स नहीं की, लोगों को रिलीफ नहीं दिया, और अगर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा एक्टिव नहीं किया, अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अवाम के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, अगर उन्होंने अवाम के मसाइल हल नहीं किए, जो डेवलपमेंट के वादे करके आए थे वो डेवलपमेंट नहीं की, अगर उन्होंने जिन रिफॉर्म्स में जिनमें पुलिस भी शामिल थी, जिसमें लोकल बॉडीज भी शामिल थी, जिसमें आपकी माल का महकमा शामिल था, वो रिफॉर्म्स नहीं की, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए यही इलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो इमरान खान ने अपने ही चैलेंज को चैलेंज के तौर पे कबूल करने के लिए अपनी ही पार्टी को और पार्टी वर्कर को एक्टिव करने के लिए यह अंदिया दिया है कि जनाब आपके पास अब 1.5 साल है, इमरान खान के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, कि इन 1.5 सालों में अपने आप को पॉलिटिसाइज करें, लोगों से मिलें और लोगों के काम करें, ताकि जो पिछले 2, 2.5, 3 साल में इनकी पार्टी को जो सबको पता है कि बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से जो पार्टी को डेंट पड़ गया है, उस डेंट को कवर करके इलेक्शन में जाने के काबिल हो जाए। यही सबसे बड़ा चैलेंज है इमरान खान। देखिए जी, ये चैलेंजेस आते हैं और जब गवर्नमेंट्स जो भी आती हैं उनके सामने हर किस्म के चैलेंजेस आते हैं। अब हमें कभी भी वो पेसिमिस्ट नहीं बनना, वी हैव टू रिमेन द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। अब बात आती है यहाँ के जी इमरान ने ये नहीं किया। देखिए, मैंने तो हर हुकूमत को कहा है, जब भी तुम आते हो, तुम पावर में आते ही आपका जो मेंबर नेशनल असेंबली, सेनेटर, ऑफ कोर्स प्रोविंशियल असेंबली, ये जाके सर्जरीज करे, ये सर्जरी करे। तो यही मैं कहूँगा कि आपने एक खुली सोच से हर चीज़ को देखना है। और ये जो है ना, ये घबराना नहीं, और ये देखो, ये एक आपको बताना है कि आपने जाना है। हमने घबराना नहीं का मजाक बना दिया हुआ है, हर जगह आप उसके मजाक उड़ा देते हैं। हमें एक सीरियस नेशन बनना है, हमने सीरियसनेस से काम करना है, वेदर इट इज द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट। वैसे एक बात है, बात ये फिजी मीर, ये बात उसने कही सही है, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि अगवा सियासी जमातें हैं, कम से कम 70,000 के करीब हमारे पोलिंग स्टेशन होते हैं। पोलिंग स्टेशन में आपका पोलिंग एजेंट चाहिए, और पोलिंग एजेंट वही होना चाहिए जो कमिटमेंट वाला हो, जो बिकने वाला माल ना हो, जो किराए पर ना आया हो, तो वो किराए पर ना आया हो, ठीक है, वही आना चाहिए ना, वही आना चाहिए ना। तो अगर सियासी पार्टियों के पास पोलिंग स्टेशनों को मैनेज करने के लिए 74,000 तरबियत याफ्ता कारकुन ही नहीं है, तो इलेक्शन में क्या जीतने की पार्टी। इफ्तिखार साहब, जावेद और सलीम और आप तीनों की बीमारी क्या है?
मैं बताऊं आपकी क्या बीमारी मैं है? मुझे कोई नहीं है, मुझे थी, मैं आप- मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं आपकी- मैं दवाई ले रहा हूँ, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ आपकी और बीमारी आपकी तरह शुगर का मरीज हूँ। देखें, पटवारी कल्चर, थाना कल्चर, उसके बाद कब्जा ग्रुप, उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये है सबकी बीमारी। तो इसका बाकी इलाज जो मर्जी किसने करना है? ये तो आपने सवाल कर दिया ना, क्यों किसने करना है? ये करना है इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने, नहीं, होता क्या है मीर और साहब? नाअहली है। सर होता क्या है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बीमारी का पता है। दो तीन बातें मुझे अर्ज करनी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब का ये कहना कि अपने वर्कर्स को कि वो 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें, इसका मतलब ये है कि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है एंड आई कैन बी रॉन्ग, कि मुझे तो इलेक्शन जो है वो फिर 2023 से पहले होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर सिटिंग हुकूमत भी 2 साल पहले ये कहना शुरू हो जाए कि जनाब इलेक्शन की तैयारी करें, तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। अब वो मतलब जो है उसकी मैं कंपैरिजन आपको ड्रॉ कर देता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन देखिए कितने हुए हैं पीटीआई के इस 3 साल 2.5 साल पौने 3 साल दौर में, कोई 11 के करीब हुए हैं, जिसमें से 9 के करीब तो वो 9 के करीब क्या 9 तो यकीनी तौर पर वो हार गए हैं, और एक उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी केपीके की जो है वहाँ से नशिस्त जो है उन्होंने हारी है। तो ये सारा रिफ्लेक्शन है उनकी कारकर्दगी का। इलेक्शन लड़े और जीते जाते हैं कारकर्दगी पर या अपने मैनिफेस्टो पर। मैनिफेस्टो तो तीनों बड़ी पार्टियों के हमारे सामने है। हो जाओ। देखिए जी, आप देखें ना, हम जो मैं डिस्कस कर रहे अपनी बात मुकम्मल कर लूं अगर आप इजाजत देंगे मुझे प्लीज तो। गो अहेड, प्लीज गो अहेड। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के दौरान मंजरनामा हमारी आंखों के सामने है, वो उसके ऊपर भी गौर करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर तो जलसों का साइज, लोगों की पार्टिसिपेशन इसने डिटरमिन करना है कि वोट किसको ज्यादा पड़ने हैं, तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब का दावा दुरुस्त है कि जनाब वहां पर तो हुकूमत जो है वो आइंदा भी नून लीग की बनने जा रही है। उन्होंने तो फतेह की नवीद सुना दी है। और ये मैं समझता हूं कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन फेयर फ्री होंगे और उनका नतीजा उनके नज़दीक वही होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात मैं वसूख से कह रहा हूं कि हुकूमत जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, जो पीटीआई की हुकूमत है और इमरान खान साहब, वो किसी सूरत ये इलेक्शन नहीं हारेंगे। उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, आप देख लीजिएगा। ये जो जलसे वलसे हैं ये अपनी जगह धरे के धरे रह जाएंगे। इलेक्शन का रिजल्ट वही आना है जो पहले से तय है। ये अब मेरा ख्याल से हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। 25 जुलाई ज्यादा दूर नहीं। बुखारी साहब, जिस चीज को हमने एड्रेस करना है हम वो कर नहीं रहे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, लोगों को वर्गलाती हैं, उनको पता नहीं क्या ख्वाब दिखाते हैं, और उसके बाद अपोजिशन जो होती है, जो गवर्नमेंट में होती है, वो कहती है नहीं जी हम अच्छे हैं, अपोजिशन कहती है तुम गंदे हो। और आप लोगों को तो ट्रेन करो, लोगों को समझाओ कि इमीडिएटली कोई पैसा नहीं लेके आता, इमीडिएटली इस तरह काम नहीं होते। ये 5 साल 10 साल 15 साल के प्लान होते थे जो जनरल अयूब के ज़माने में होते थे। आपने 25 ईयर प्लान एक आया था, ये क्या नाम है इनका, जो एक मिनिस्टर थे इनके नवाज शरीफ के, एंड आई टेल यू, आप लंबा सोचो। एहसन इकबाल, हम वो 25 ईयर विजन लेके थे, आप उसमें से निकालो। लेकिन एक क्रेडिट इस गवर्नमेंट को भी दो, पंजाब गवर्नमेंट को। ये कंटिन्यूटी पॉलिसीज पे आ रही है, ये लोगों को कोई नहीं बताता कि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज आ रही थी वो सब ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप यू आर एन ऑप्टिमिस्ट। सर मेरी बात सुनने जरा। आप बहुत बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं, मुझे इसका अंदाजा है। लेकिन ये हुकूमत भी तो इसी तरह के नारे मार के और वादे करके आई थी ना। किधर गए वो सारे के सारे वादे? याद है आपको कुछ? हर वादे के ऊपर तो एक यूटर्न रखा हुआ। तो ये आप सबको सिर्फ एक हुकूमत का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का ही प्रॉब्लम है। हमारे पॉलिटिकल कल्चर को दुरुस्त होने की जरूरत है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में उन रिफॉर्म्स की जरूरत है जहां से रियल इश्यूज, जो आपके नेशनल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जा सके, ना कि जिनकी आप अभी मिसालें दे रहे हैं। जावेद साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं जो प्राइम इश्यूज के अलावा उधर बातें क्या हुई हैं? अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन सी रिफॉर्म्स करेंगे यार? सुन तो लो ना, किसी की भी तो सुन लेना। वो कौन सी रिफॉर्म करेगी जो स्पीकिंग टर्म पर नहीं है अपोजिशन के साथ? प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठना नहीं चाहता। मैं ब्रेक पे चला जाऊं, मुझे तो इजाजत दे दें कि मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए ब्रेक पे चला जाऊं। बातें बड़ी दुरुस्त कही है इमरान ने, लेकिन आप पता नहीं कहां से बात कहां पे ले गए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आई। मैं इमरान खान की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि इंतखाबी अमल की तैयारी करने के लिए जमात को हर सतह पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लोगों के पास जाना चाहिए अपना प्रोग्राम लेके, लोगों को चॉइस देनी चाहिए कि वो ए, बी और सी पार्टी में से किसी एक के प्रोग्राम के साथ चलें। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। जय गरीब, हमारे साथ रहिएगा।
बल्कि मैं हज़रत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बात हम कर रहे थे कि बल्दियाती निज़ाम को ये वापस नहीं लाए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। जो उनकी गवर्नेंस है वो आपके सामने जिस तरह की है, बारिश हुई है, गंद फैला हुआ है, ख़राबी हो रही है, कोरोना की बात की जा रही है। 3 फैसले मेरे सामने मौजूद है। IG पंजाब ने हुक्म दे दिया है कि सिक्योरिटी प्लान बना लिया जाए ईद के दिन के लिए, और चीफ मिनिस्टर ने हुक्म दे दिया है कि बहुत सारा पानी शहर से निकाल दे, और उन्होंने हुक्म दे दिया है कि जनाब मार्केटों और बाज़ारों में कोरोना की काबू करने के लिए निगरानी की जाए। अब बाकी दोस्त क्या इनपुट देते हैं जी? देखिए जी, सबसे पहले हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने ड्रेनेज का कोई निज़ाम ठीक नहीं किया। आप अभी भी चले जाएं, आपके नाले ये जो क्या है, रोही नाला जाके देखें, पूरा हिंदुस्तान से फिल्थ लेके आता है। आज तक हमने उसमें कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया। कराची में लियारी दरिया देखें, गंदा पानी समुंदर के अंदर जा रहा है, समुंदर स्मेल कर रहा है। दुनिया के समुंदर साहिल खुशबू से ये गंदा पानी। रावलपिंडी में लई नाला स्वां के अंदर आता है, आपका सारा पानी कंटामिनेट होकर आर्सेनिक के साथ फसलों में जाता है। सोचा है किसी ने? आज आप जो बात कर रहे हैं कराची की, मैन होल्स अनअर्थ, बच्चे अंदर से डूब गए हुए हैं, आदमी डूब गए हुए हैं, उनकी बॉडीज रिकवर नहीं हुई है। आपने कराची का ड्रेनेज सिस्टम जब से अंग्रेज का है उसको तो रिविजिट किया ही नहीं आपने। आप सारा गंद पूरा कराची का समुद्र के अंदर फेंक रहे हो यार। आपने समुद्र को कंटेमिनेट कर दिया, उधर की मछली के अंदर मरकरी है। बात यह है पीजे मीर साहब कि जब बारिशें तो अभी 3-4 दिन अभी तवक्को के और होंगी। अभी तो मानसून स्टार्ट हुआ है और आपने किराए पे गाड़ियां ले ली, उसके ऊपर लगा दिया है कि ये आपकी मदद करेंगे। किराए की गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा के शहर में चल रहे हैं। ये तो आपकी गवर्नेंस का हाल है। और आप इतनी बातें कर रहे हैं, रोई नाले की बात आपने कर दी, गुज्जर नाले की बात कर दी, वो जो लई नाले पे बहुत पैसा लगाया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। बात बुनियादी तौर पर कि जब हुकूमती अदारे अपनी जिम्मेदारी कुछ और करें, मतलब आपका काम है यहाँ पे प्रोग्राम करना, हाँ प्रोग्राम करने के बजाय मुझे कहानियाँ सुनानी शुरू कर दें। आप कहें इफ्तिखार साहब ये बात ना करो मेरे साथ बल्दियाती निज़ाम की, मैं आपको क्रिकेट का मैच समझाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कर दिया कि जनाब मैं अपने तजर्बात बताना चाहता हूँ। तो आप दोनों को इसलिए तो नहीं बिठाया वो ना यहाँ पे। यू आर ए कमिश्नर, यू आर ए डिप्टी कमिश्नर, यू आर ए चीफ सेक्रेटरी, ही इज द गवर्नर, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज सपोज टू डिलीवर। और अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे, अगर ये आगे ना, इनका एक सवाल आ गया ना, ये काम क्यों नहीं करती ब्यूरोक्रेसी? पता है आपको? बताइए। इनके सर पे नैब बैठी हुई है, वो डरते हैं नैब से। हर बंदा, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की कराची में, मैंने कहा वो ये थे अपना अरबाब रहीम, इतनी बड़ी फाइल है। मैं कहा अरबाब साहब कराची का काम नहीं हो रहा, सिंध का काम नहीं हो रहा है। अरे मियाँ मैं कुछ काम करूंगा तो जब मैं घर जाऊंगा तो पीछे नैब मेरे आ जाएगी। अब आप ये मुझे बताओ, ये डर चीफ मिनिस्टर को है तो आपका काम कहाँ? अभी तो जो सबसे बड़े नजदीक मेरे लिए इशू है ना, 3 चीजें इकट्ठी हो गई हैं, मानसून, ईद, बकरीद। हमने बकरे हलाल करने, और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कौम हम इस नेचर के लोग हैं कि हमने अपनी गली मोहल्लों को गंद कर देना है। बुहारी साहब क्या बात है, आप दूर बैठ गए तो इतनी दूरियां नहीं अच्छी हैं कि अब हम आपको दावत दें कि आप कुछ कहें। नहीं, मैं तो आना चाहता था, लेकिन जो लोग आपके करीब बैठे हुए हैं वो जब चाहते हैं ये इल्जाम फ्लोर आपसे ले लेते हैं। नहीं, देखिए मुझे 2 चीजें नहीं, ये बात है, ये आप गैलिस में अच्छा लग रहे हैं। वैसे मुझे लैरी किंग याद आ जाते हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मुझे जल्दी से आपकी 2 बातों को आगे बढ़ाना है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। मुझे आप इजाज़त देंगे तो एक तो ये कि बिल्कुल पीजे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन्हें ये जवाब दिया गया कि जनाब नैब सर पे बिठाई हुई है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। ये थोड़ी सी वजाहत मैं करना चाहता हूँ कि किसने बिठाई है नैब का ये रोल कि ब्यूरोक्रेसी को पकड़ के आप दूसरों के फैसलों की खातिर उनको पकड़ के जेलों में 2.5 साल रखें और एक लफ्ज़ उनके खिलाफ साबित ना हो। आहद चीमा, फवाद हसन फवाद आपके सामने ये मिसालें हैं, तो ब्यूरोक्रेसी तो हाथ उठा देगी। ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं छोड़ा है, वो हुकूमत से सिर्फ ये कहती है कि जो काम आप हमसे करवाना चाहते हैं फाइल के ऊपर लिखें, फाइल पर लिखेंगे तो हम साइन करेंगे। और लेकिन बुखारी साहब ये महकमे नहीं है, इन महकमों का कोई चार्टर नहीं होगा। हर महकमे का चार्टर है, महकमे अपने चार्टर के मुताबिक काम करें। क्या महकमा ने अगर करना था फिर हुकूमतें क्यों बनाई गई हैं? वही हो रहा है किस लिए भाई, ये बिल्कुल वही हो रहा है, वही तो वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये हुक्म दे रहे हैं, फाइल पे लिख दें। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब खुद बल्दियाती अदारों के फाल होने के बहुत बड़े दाई थे। अगर आपको याद हो, शुरू की तकरीरों में उन्होंने कहा था
90 दिन में हम बल्दियाती इंतखाबात करा के नई बल्दियाती इदारे जो हैं उनको हम फाल बना देंगे। वो वादा आज तक वफा नहीं हुआ है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये गुजारिश ये है कि ये हम जिसका रोना रो रहे हैं इसकी वजह से कोरोना का मर्ज जो है ये तबाही मचाने जा रहा है, और जो फिगर अब हमारे सामने आ रहे हैं ये तो खौफ में मुब्तला किए हुए हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके तदारक के लिए बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर फाल कर दें। उससे बढ़ के जो मैं एक पॉइंट देना चाहता हूं, बात यह है कि कोरोना की जिसकी बात कर रहे हैं इस टाइम कराची में फिगर 25% के करीब चला गया, लाहौर में ओवर 5% चला गया। मेरा पॉइंट कुछ और है। मैं ये समझता हूं कि मूनसून जिस तरह चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और जिस तरह बकरीद आ गई है, और जिस तरह कोरोना ने तेजी पकड़ी हुई है, ये तीन का जो कॉम्बो बन गया है, ना हमारी कौम का वो एटीट्यूड है कि हम सफाई पसंद हैं, कल हमने कुर्बानियाँ करनी है और गंद अपने गली मल्लों में छोड़ देना है, ना हमारी हुकूमतें इतनी ज़्यादा वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझती हैं। जिन लोकल बॉडी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ना उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या वार्निंग दे दी गई है। मेरे लिए सिर्फ दो बातें, एक ये कि अवाम को भी खुद ख्याल करना पड़ेगा और हुकूमत को भी प्लीज एटलीस्ट ये नेक्स्ट जो एक हफ्ता है उसमें बड़ा कॉन्शियस होकर चलना है, ताकि हम सफाई से भी बच जाएं, कोरोना से भी बच जाएं और मानसून से भी। हमारी अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स, ये हमारा फर्ज है। मैं अगर कागज फेंकता हूं, मैं गाली देता हूं प्राइम मिनिस्टर को, मैं अगर यहां गन डालता हूं, मैं गाली देता हूं हुकूमत को। ओ भाई तुम क्या कर रहे हो बहैसियत एक शहरी के? मुझे भी कुछ करना है, मुझे जाना ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक फिरूंगा। देखें, ये हर इदारे का काम होता है, उनको तनख्वाहें मिलती हैं। अगर हम बजट की इतनी मोटी डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, उनमें हर इदारे को दिए गए पैसे लिखे हुए हैं। पेट्रोल के कितने हैं, गाड़ियों के कितने हैं, तनख्वाहों के कितने हैं, पेंशन के कितने हैं, उनको जिन मकासद के लिए पैसे दिए जाते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो इट्स ए फेलियर ऑफ द गवर्नेंस। एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये जो रोडें बन रही हैं, ये जो नई रोडें हैं, उनको भी दोबारा बनाओ, ये जो आज हो रहा है। वो आज जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, वक्त नहीं है, बड़ा अच्छा है, बस सर वो एक डिबेट है। लेकिन डिबेट जो आजकल की, जो कोरोना की है, जो बारिश की है, जो गलाजत की है, जो कुर्बानी की, बकरियों की है, जो अलाइश उठाने की, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। महकमे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनको काम अफसर हैं, सब कुछ है, काम नहीं कर रहे। क्या हर चीज के ऊपर चीफ मिनिस्टर आए? ये चीफ मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए। और मैं जा रहा हूं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। हम वैसे अजीब कौम है, किसी के मोहब्बत में बह जाएं तो उसकी तमाम बुराइयों को हम भूल जाते हैं, और किसी के मुखालफ हो जाए उसकी तमाम अच्छाइयाँ हम भूल जाते हैं। मैच हार गए हैं, एक आदमी का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, उस सारी की सारी शिकस्त की बिना उस आदमी पे हमने डाल दिया कि भाई इस आदमी का वज़न ज़्यादा था इसलिए हम हार गए। पीछे ये क्या रवैया है आप लोगों का? आप भी तो प्लेयर रहे हो, क्या है यार रवैया? देखें, ये जो लड़का है ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है। जब ये छक्के मार रहा था तो सारी कौम पीछे थी। आज आपको एक एक्सक्यूज़ मिल गया, उसके वेट पे आप चले गए हो। बड़े बड़े मोटे हमने प्लेयर्स खेले हुए देखा हुआ है। चलो आज क्रिकेट चेंज हो गई है, आज बहुत तेज़ हो गई है। T10 आ गया, T20 आ गया, वनडेज आ गए, और वो जो पुरानी क्रिकेट थी वो क्रिकेट नहीं रही है। अब यहाँ बात आती है कि एक तो आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, और ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोटा है तो वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, बिल्कुल फ़िट है वो, क्योंकि कोच कभी उसको खेलने नहीं देता। इनमें वो तसलसल क्यों नहीं है? पर एक दिन एक बहुत अच्छा मैच जीत जाते हैं, दूसरे दिन उसे कम तर टीम से बुरी तरह हार जाते हैं। ये भी एक सवाल है। देखें, ये बड़ा सवाल किया आपने। मैं टीम मैनेजर था मीडिया 2007 के वर्ल्ड कप में, और वहाँ एक ही चीज़ होती थी कि आप मोटिवेट करें। ये जितना इन्होंने खेलना है, जितनी आपने इनको कोचिंग करनी है, इसीलिए तो उस लेवल पे खेल रही हैं। आप इस लेवल पे क्या कोच करोगे उसको? आप रिफाइन करते हो, मोटिवेट करते हो, इनकरेज करते हो, और जाके बताते हो कि भाई करना होता है? ये आपका जो इस वक्त कोच होता है। लेकिन कोच की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हमने तो 12 बंदे भेजे हुए हैं साथ या टीम के। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे जी, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, आपने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, हमें पता है बहुत अच्छे दिनों की क्रिकेट जब होती थी, जब अच्छी क्रिकेट होती थी तब आप थे। मुझे आप ये बताइए, मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पे मैं भी क्रिकेट बहुत खेला हुआ हूँ, ये जो सिलेक्शन कमेटी है यहाँ से ख़राबी का आगाज़ होता है
जब आप मेयार की बजाय, टैलेंट की बजाय ये क्राइटेरियन रखेंगे कि किसी ने दाढ़ी रखी हुई है या नहीं, कोई कैसा नजर आता है, तो फिर यही कुछ होगा नतीजा जो आज हमारे सामने है। आप मुझे बताइए दिल पे हाथ रख के, यू नो क्रिकेट वेरी वेल, मच बेटर देन मी, क्या ये टीम सिलेक्शन करेक्ट है? क्या जो टैलेंट्स आपके पास मौजूद है ये उसकी क्रीम है? इसका जवाब दें पहले। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं ताकि फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10, 15, 20 साल में देखा है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिसाइज हो गया है। यहां पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, जबकि ये बोर्ड्स वो होने चाहिए जो प्रोफेशनली रन किए जाएं। जब तक वो प्रोफेशनली रन नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक आप सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। मुझे बताओ, ये चीफ सिलेक्टर है, क्या आप समझते हो इस काबिल है कि उस किस्म की टीमों को सिलेक्ट करें? नो, आई डोंट थिंक सो। देखें, ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये ब्लू चिप कंपनी है। खुला जवाब दें, साफ जवाब दें यार, गोल मोल बात ना कीजिएगा। देखें, मैं आपको कैंसर की तरफ लेके जा रहा हूं। मैंने हर चेयरमैन को कहा है, लेकिन ये सुनते नहीं है। ये इमरान खान खुद प्लेयर रहा है, इमरान भी नहीं आपको सुनता। नहीं जी, इमरान पेट्रन है, ही डजंट इंटरफेयर। इंटरफेयर नहीं है, मदाखलत नहीं हम करने को कह रहे, लेकिन जो हो रहा है तबाही जो हो रही है चाहिए। अगर द बोर्ड इज नॉट परफॉर्मिंग, चेयरमैन इज नॉट परफॉर्मिंग, व्हाई डजंट ही इंटरफेयर? वेरी सून यू विल सी इट। ये भी आपको ब्रेक कर देता हूं न्यूज, वेरी सून यू विल सी इट। एक आपको चीज बताऊं, ये $multi million बिजनेस है पीसीबी, $multi million, और इसको मैनेज करना हमने सही नहीं किया है। क्रिकेटर जो ये सलीम बुखारी बात कर रहे हैं, ग्रास रूट पे स्काउट्स रखो जो कि इंग्लैंड में होता है। वो 12-13 साल लड़के को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, उनको एकेडमीज में लेके आ जाते हैं। एकेडमीज के बाद उनको आप देखो कि माइनर ये कंट्रीज में, कोल्ट्स में आ जाते हैं, फिर वहां से उठा के करते हैं। ये रॉनी ईरानी, ये कहाँ का बच्चा है? मियाँ दाद और मैंने इसको देखा था जब ये बच्चा था, ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेलता था। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये साजिद को ले लो, उसको इसका भाई साकिब आ गया है, मोइन अली आ गया है। ये इमरान ताहिर मेरे आगे रो रो के कहता था, सर मुझे चांस दिलवा दे इधर, और उसको चांस नहीं दिया, वो जाके साउथ अफ्रीका से खेल रहा है। लेकिन ये हमारी क्रिकेट को किसने दुरुस्त करना है? क्वेश्चन ये है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर है, जब तक नहीं जी, लीव हिम आउट। जब तक why we leave him out? सर सिलेक्शन, sir, why we leave him out? He can be a good advisor. Is he not a paternity chief? No, he can be a good advisor. It is a job of the chairman. The chairman has to. Chairman किसने अपॉइंट करना है? मैंने करना है? प्राइम मिनिस्टर ने किया। अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करना है, if he is not performing, तो उसको फारग किसने करना है? अभी आप तो जस्ट वो डेवलपिंग स्टोरी है, वेट फॉर इट। ये भी मैं आपको बता दूं। आर यू होपफुल के जब आर यू सॉरी आप प्लीज, मेरा तो सवाल ये बनता है कि 22 करोड़ अवाम जिनका क्रिकेट पैशन है, वो तो इमरान खान की तरफदार है, वो नहीं जानते एहसान मानी कौन है। कह रहे हैं आप, क्यों कि इमरान खान एक्स कैप्टन है, क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप विनर है। वो कौम तो इमरान खान को देख रही है, वो एहसान मानी को नहीं जानते। सही बात कर रहे हैं। बात ये है, बहुत सारे सवाल है सर। हम खड़े कहाँ? चले मुझे बताइए, हम दुनिया में रैंकिंग के तौर पे आज हम कहाँ खड़े हैं? सर रैंकिंग अपनी जगह है। अभी मैच ये पहला हिस्सा चल रहा है, ठीक है। इस मैच को देखें और दुआ करें कि हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें। ओल्ड ट्रैफर्ड बड़ी जबरदस्त बैटिंग, दुआ करें बस, दुआ नहीं सर, और क्या करेंगे? कुटोगे दोनों जाके। सेविंग ग्रेस यही होगी कि वो कम से कम T20 को तो 2-1 कर दें। अभी ओल्ड ट्रैफर्ड बड़ी अच्छी विकेट है, मैं बड़ा खेला हूं उधर, 25 साल खेला उस जगह पे। अब मैं आपको बताता हूं, ये लड़के नए हैं कई, और ये T20 वर्ल्ड कप का ये मैच है, और मिडिल वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ है मैच। जी बिल्कुल। क्या बनेगा सर? क्या बनेगा? बैठ के सर हम क्या रो के जाएंगे? मसलों में बैठ जाएंगे, याद सारी कौम दुआ करेंगी। याद रखें, इसकी एक हमने वर्ल्ड कप दुआओं पे जीता था, तो ये क्यों नहीं जीत सकते? देखें, इसकी एक सीक्रेट है। इन लड़कों को मैंने 1000 दफा बताया है, तुम गेंद को खेलो, नाम को मत खेलो। ये लड़के खेलते हैं नाम को। वो क्या खेलते हैं? नाम को। अच्छा, मुझे अब आज के इस प्रोग्राम पर को मुझे अब चौका, इसको भी तो क्रिकेट मैच की तरह ओवर खत्म हो जाए तो फिर बाउंसर मारे। बाउंसर नहीं मारो, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ख्वाजा हज़रात, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको ईद की मुबारकबाद है। अल्लाह तबारक ताला आपको, आपके ख़ानदान को खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आप पर अपनी नवाज़त की बारिश करे। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि उन गरीबों को एक घरों में भी खाना जाए जो उसकी तवक्को किए हुए हैं और जो हकदार हैं। और ये जो हमें सबक दिया गया कुर्बानी का, हम इस पर अमली तौर पे
अमल करें और अपने फ़र्ज़ को अदा करें। अब आप दोस्तों से मुलाकात होगी पीर को। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।